तो दोस्तों, चीन और भारत के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका है एलएसी के ऊपर। कल चाइना की सेना ने भारत की सेना के ऊपर प्रोवोकेटिव फायर्स करना शुरू कर दिया था। भारत की सेना ने आज से कुछ दिन पहले चीन की सेना के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बाद चीन की सेना बौखला उठी है, बिलबिला उठी है, और उनका यह करना लाजमी भी था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी कि भारत की सेना ने आज से 6-7 दिन पहले क्या किया था। तो दोस्तों, कल दो खबरें आई। पहली खबर यह थी कि भारत ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल करियर को बना लिया है और अगले 5 साल के अंदर अंदर भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ मार्केट में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो पूरी उपलब्धि है वो जाती है डीआरडीओ को। भारत यूएस, रशिया, चाइना के बाद अब चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास इस तरीके का करियर है, इस तरीके की मिसाइल है। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि चाइना ने भारत के ऊपर प्रोवोकेटिव हमला शुरू कर दिया है। अब इस प्रोवोकेटिव अटैक के बाद चाइना का कहना यह है कि भारत ने चीन के ऊपर गोलियां दागी, जिसके बाद चीन ने फायरिंग शुरू की। जबकि इसके ऊपर भारतीय आर्मी का कहना यह है कि ना उन्होंने पहले गोलियां चलाई, ना उन्होंने चीन की गोलियां चलाने के बाद गोलियां चलाई। तो कौन सच्चा कौन झूठा, खैर ये बात तो हम सभी को पता है, कौन सच्चा कौन झूठा। और वहीं दूसरी ओर ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का मुखपत्र है, उन्होंने इस तरीके की प्रोवोकेटिव भाषा का प्रयोग करते हुए ट्वीट्स किए और एक संदेश देने की कोशिश की भारत को, भारत की सेना को और भारत की पब्लिक को। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये चीन की बौखलाहट है, और ये चीन की बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है उस पर चलते हैं। 14 जून 2020 की रात को एलएसी पर एक झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद खबर आती है कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके साथ ही साथ ये भी खबर आती है कि चाइना के भी काफी जवान मारे गए, मगर कितने मारे गए वो चाइना ने बताने से मना कर दिया और कहा हम नहीं बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो चीन के जवानों को मारते मारते हुए हैं। साथ ही साथ जो यूएस इंटेलिजेंस है उनका कहना है कि 35 चीनी जवान उस वक्त मारे गए थे। साथ ही साथ एएनआई के ट्वीट के अनुसार 43 चीनी जवान मारे गए थे। मगर चीन का साफ कहना है कि हम नहीं बताएंगे कि क्या नंबर था, और साथ ही साथ उनका कहना यह है कि हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हमने नंबर बता दिया तो दोनों देश एक दूसरे के नंबर्स को कंपेयर करेंगे और उससे एक हेट की भावना पहुंचेगी, भड़केगी दोनों ही देशों में। 3 जुलाई 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं लद्दाख और मिलते हैं आर्मी के जवानों से, और वहां पर जाकर कहते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि चीन ने क्या किया, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि तुमने क्या किया और तुम क्या करोगे। तो चलिए जानते हैं कि आर्मी ने क्या किया और आर्मी क्या कर रही है। साल 1950 से लेकर अभी तक भारत हमेशा चाइना के सामने डिफेंसिव रहा है। चाइना 4 कदम आगे बढ़ती, भारत डिफेंसिव होकर उनको 2 कदम पीछे धकेलने में कामयाब रहता, लेकिन फिर भी 2 कदम तो चाइना कैप्चर कर ही लेता। और ऐसा करते करते चाइना ने भारत के हजारों स्क्वायर किलोमीटर को कैप्चर कर लिया। लेकिन अब समय था डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव होने का। अब क्या ऑफेंसिव किया वो देखते हैं। चीन काफी ऑप्टिमिस्टिक था। भारत बार बार चाइना से बात कर रही थी, लेकिन भारतीय एस्टेब्लिशमेंट बार बार फेल हो रही थी। चीन का आइडिया था कि भारत को एग्जॉस्ट कर दो, इसी तरीके से बात में लगे रहेंगे और एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ उनका आइडिया यह भी था कि कोविड के समय में भारतीय इकोनॉमी डूब रही है, तो ऐसे में युद्ध करना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन जुलाई अंत आते आते भारतीय सेना ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अंतर्गत भारतीय हेडक्वार्टर से माउंटेन डिवीजन की एक पूरी टुकड़ी को लद्दाख में बुला लिया गया। 24 अगस्त 2020 तक प्लान पूरा बन चुका था। अब केवल गो अहेड की जरूरत थी। भारतीय जनरल बिपिन रावत देश के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब आप तैयार रहिए, फिर चाहे इसका मतलब युद्ध ही क्यों ना हो। यानी भारतीय सेना कुछ ऐसा करने वाली थी जो पास्ट में कभी नहीं हुआ और जिसका अंजाम केवल युद्ध तक ही पहुंच रहा था। प्लान था स्पैंगर बॉल तक पहुंचने का, और इस काम को करने के लिए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को दिए गए थे केवल 120 मिनट। इन जवानों के सपोर्ट के लिए तैनाती कर दी गई थी भारतीय एयरफोर्स की। अगर चाइना की एयरफोर्स आकर इन टुकड़ी को रोकने की कोशिश करे तो भारतीय वायुसेना उनका रिटेलिएट करे। आर्टिलरीज अपनी जगह पर मौजूद थी, सारा प्लान के अकॉर्डिंग काम हो चुका था। अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। लक्ष्य एक स्पैंगर बॉल, और स्पैंगर बॉल एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो भारत को एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकती है
युद्ध के अंदर। वहीं दूसरी ओर स्पेंगुर में चाइना की सेना मौजूद थी अपने लाइट वेट टैंक्स के साथ, और जिस हिसाब की अरेंजमेंट चाइना की थी उस हिसाब से चाइना कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि भारत यहां पर घुसने की कोशिश भी करेगा। मगर भारत के प्लान अलग थे। भारत की सेना की इस टुकड़ी ने पलक झपकते ही स्पेंगुर बॉल के ऊपर कब्जा कर लिया। स्पेंगुर बॉल जिसको चाइना अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताता आया है। प्लान के मुताबिक भारतीय टुकड़ी को केवल 120 मिनट का समय दिया था पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का, लेकिन भारतीय टुकड़ी ने बहुत पहले ही, यानी कि 120 मिनट से बहुत पहले ही इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया और स्पेंगुर बॉल पर कब्जा कर लिया। अब देखते ही देखते 2000 सैनिकों की ये टुकड़ी स्पेंगुर बॉल पर पहुंच चुकी थी, अपने एंटी टैंक मिसाइल्स के साथ, अपने रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। अब चीन को जैसे ही पता चला कि रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने स्पेंगुर बॉल के ऊपर कब्जा कर लिया है, चाइना ने अपनी एक सेना भेजी, और जैसे ही चाइना की सेना को भारतीय सेना ने देखा, भारतीय सेना ने उन्हें आगाह किया कि आप ऊपर मत आइए, लेकिन वो नहीं माने। तो भारतीय सेना ने थोड़ी सी फायरिंग की, और थोड़ी सी फायरिंग देखते ही चाइना की जो सेना थी वो पीछे की ओर भागने लगी। लेकिन ये जो भागना था ये थोड़ी ही देर के लिए था। चाइना दोबारा अटैक करने आ रही थी। चाइना इस बार बेटर प्रिपरेशंस के साथ आई, और इस बार आर्मर्ड कैरियर पर्सनल के साथ ये लोग आए, और इन लोगों ने रेजांगला की ओर जाने वाली सीमेंटेड रोड के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। मगर भारतीय सेना ने ऊपर से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, और पत्थरबाजी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वहीं दूर से जब भारतीय सेना ने अपने एंटी टैंक मिसाइल्स को दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स को दिखाया, तो चाइना की सेना की फट गई और वो पीछे निकल लिए। अब चीन को समझ में आ चुका था कि वो आउटनंबर्ड हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि भारत एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पर है। भारतीय सेना के इस मूव के बाद भारत एक एडवांटेजियस पोजीशन पर था, और नेगोशिएशन टेबल पर जब भारत के प्रतिनिधि बैठेंगे तो भारत के प्रतिनिधि बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए राजनाथ सिंह का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा था। हाल ही में चाइनीज़ के साथ जो मीटिंग की थी राजनाथ सिंह ने, 60 सालों में पहली बार भारत ऑफेंसिव हुआ है चाइना के सामने, और शायद सबसे बड़ी वजह चाइना की फ्रस्ट्रेशन की यही है। तो दोस्तों अब उम्मीद यही है कि चाइना इस फ्रस्ट्रेशन को भूलकर इस लड़ाई को बंद करे। भारत के जो प्रतिनिधि हैं जब वो नेगोशिएशन मीटिंग में पहुंचे तो उसके बाद एक अच्छी डील को स्ट्राइक करें, और भारत की सेना ने वो एक एडवांटेज इनको दे दी है। उम्मीद है कि हम कुछ बेटर कर पाएंगे यहाँ से। उम्मीद है ये स्टैंड ऑफ क्लियर होंगे और दोनों ही देश राजी खुशी रहेंगे। साथ ही साथ आपसे अनुरोध ये है कि आप सारांश श्रीवास्तव जो एक फेलो यूट्यूबर हैं उनकी मदद ज़रूर करें। उनके मदद के लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उनकी हालत देख सकते हैं, साथ ही साथ वहीं से पूरे वृत्तांत को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भारत की इस शौर्य गाथा को पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के ऊपर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट में हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपसे अनुरोध ये भी है कि आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो करें। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।